हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोगों का एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट है। तो चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं पहले आज के क्वेश्चन पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्र का विशिष्टवादी संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया या सामाजिक विकिरण, क्या कहते हैं? तो जो समाजशास्त्र का विशिष्टवादी संप्रदाय है वो किस पर बल देता है? सामाजिक प्रक्रिया पर बल देता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है? कौन नहीं है मतलब कौन इसकी वकालत नहीं करता है? अधिवक्ता मतलब वकालत नहीं करता है। कौन है? सीमेल है, मैक्स वेबर हैं, दुर्खीम है, वान वीज हैं, इनमें से कौन है? तो इसमें है आपका दुर्खीम अधिवक्ता नहीं है स्वरूपात्मक संप्रदाय के। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि वह है वस्तुनिष्ठता उन्मेषित है, कार्य विधिकीय है या परिमाणात्मक है या गुणात्मक है? क्या है इनमें से? समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि वह वस्तुनिष्ठता उन्मेषित है। अगला क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्र के जनक, जो समाजशास्त्र के जो जनक हैं उनका जन्म फ्रांस में हुआ था कब, किस डेट में हुआ था? तो 1779 ईस्वी में, 1788 में या 1789 में या 1798 में? कब हुआ था इनका जन्म फ्रांस में? सभी जानते हैं ना समाजशास्त्र के जनक कौन थे? अगस्ट कॉम्टे ना। तो अगस्ट कॉम्टे का जन्म फ्रांस में कहाँ पे हुआ था, यही पूछा गया है। तो क्या होगा? 1798। आंसर होगा आपका 1798। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है। कॉम्टे ने समाजशास्त्र को विज्ञान माना है, क्यों? क्योंकि वह समाज का है या समुदाय का है या सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का है या सामाजिक समूह का है? तो बताइए क्या है कौन के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है, किस चीज़ का? तो कौन ने कहा है समाजशास्त्र विज्ञान है सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का। अगला क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, ये किसने कहा है? समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, ये किसने कहा है? स्पेंसर ने, मैकाइवर ने, मैक्स वेबर ने, अगस्ट कॉम्टे ने। तो ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है किसने? जल्दी बताइए किसने कही है? तो ये बात कही है अगस्ट कॉम्टे ने। अगस्ट कॉम्टे ने ही दी थी ना परिभाषा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भारतीय संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों को नहीं दर्शाती? निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया भारतीय संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को नहीं दर्शाती? उदारीकरण, लौकिकीकरण, पश्चिमीकरण या आधुनिकीकरण? तो इसका आंसर है उदारीकरण, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। लेकिन अगला क्वेश्चन है आपका, एक बहुल समाज में संस्कृति का कौन सा प्रकार अधिक महत्वपूर्ण होता है? जो बहुल समाज होता है जिसमें बहुत से, एक समाज में बहुत संस्कृति के लोग रहते हैं, उसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण होगा संस्कृति का प्रकार? आध्यात्मिक संस्कृति, नगरीय संस्कृति, मिश्रित संस्कृति या परंपरावादी संस्कृति? तो जो एक बहुल समाज होता है, यानी कि एक समाज में जब बहुत से लोग होते हैं तो संस्कृति कई प्रकार की होती है ना। तो क्या होगा ऑप्शन 3 होगा ना, मिश्रित संस्कृति। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने आधुनिक समाज को एक भगोड़ा समाज कहा है? आधुनिक जो समाज है उसको भगोड़ा समाज किसने कहा है? कथन किसका है? हैमिल्टन का, रिचर का, सुम्बार्ट का, ये एंथोनी गिडेंस का? किसने ये कहा है? तो जो आधुनिक समाज भगोड़ा समाज है, ये बात कही है एंथोनी गिडेंस ने। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा आधुनिक मूल्यों की गठरी है? आधुनिकता
मूल्यों की गठरी है, ये बात किसने कही है? पार्सन्स ने, मर्टर ने, सिमेल ने या गिडेंस ने? किसने कही है? आधुनिकता मूल्यों की गठरी है, तो यह बात कही है पार्सन्स ने। पार्सन्स ने कहा कि आधुनिकता जो होती है मूल्यों की एक गठरी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व गांव की अवधारणा किसने दी? विश्व गांव, ग्लोबल विलेज जो होता है ना, उसकी अवधारणा, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो किसने दिया है? विर्थ ने दिया है, स्टीवार्ड ने दिया है, कोलेमन ने दिया है, मार्शन मकलुहान ने दिया है। किसने दिया है? तो जो विश्व गांव है यानी कि ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट था उसको मार्शन मैकलुहान ने दिया है। तो ऑप्शन 4 सही है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक समाज में शामिल है। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन आधुनिक समाज में शामिल है? यानी कि अभिसमय शामिल है, विधि शासन शामिल है, दैवी शक्ति शामिल है या शारीरिक बल शामिल है? इसमें से कौन सा आधुनिक समाज में शामिल है? कौन सा शामिल है? तो आधुनिक समाज में विषय का कोई महत्व नहीं होता, दैवी शक्ति होती नहीं, शारीरिक बल का आप होता नहीं, यानी कि तानाशाही शासन यहाँ पे होता नहीं है। तो कौन सा होगा आपका? विधि शासन, यानी कि कानून के द्वारा जो शासन संचालित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन है? वैसे तो समाजशास्त्र के पिता कौन है? अगस्ट कॉम्टे, लेकिन भारत में समाजशास्त्र के पिता किसे माना जाता है? एस.सी. दुबे को, श्रीनिवास को, राधा कमल मुखर्जी को या एन.एम.एस. गोरे को? इसको कहा जाता है। तो जो भारत है उसमें समाजशास्त्र के जो पिता हैं यानी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको माना गया है? राधा कमल मुखर्जी को, यानी कि ऑप्शन 3 सही है आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका अध्ययन समाजशास्त्र है? इसमें से किसका अध्ययन समाजशास्त्र है? मानव व्यवहार का, समाज का, राजनीतिक व्यवस्था का या सामाजिक समस्याओं का? किसका है? तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? समाज का। तो ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार क्या है? मैक्स वेबर ने जो समाजशास्त्र की जो परिभाषा दी है उसका आधार क्या है? सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक क्रियाएं हैं, सामाजिक एकता है या सामाजिक संगठन है? तो क्या आंसर होगा आपका समाजशास्त्र की मैक्स वेबर ने? तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाएं, है ना, सामाजिक क्रियाएं उनकी समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार रही है। तो ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? सामूहिक प्रतिनिधित्व कौन सा है? दर्खाइम ने, मैक्स वेबर ने, अगस्ट कॉम्ट ने या कार्ल मार्क्स ने? तो इनमें से कौन है जिसने सामूहिक प्रतिनिधित्व जो है उसकी अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो इसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 1 दर्खाइम ने किया था ना सामूहिक प्रतिनिधित्व। तो ऑप्शन 1 यानी कि ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया है? जो भारत का ग्रामीण समाज है उसमें ऐतिहासिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किसने किया है? इसमें से एम.एन. श्रीनिवास ने, एस.सी. दुबे ने, राधा कमल मुखर्जी ने या योगेंद्र सिंह ने? किसने किया है? किसने किया है? तो इसमें से एम.एन. श्रीनिवास ने किया नहीं है, एस.सी. दुबे ने किया नहीं है, तो किसने किया है? राधा कमल मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन 3 सही है आपका। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गाँव में इस प्रकार आत्मनिर्भरता खो दी है। अपने जो पहले के गांव होते थे वो आत्मनिर्भर होते थे, लेकिन वर्तमान समय में इसने क्या किया है? अपनी आत्मनिर्भरता जो थी वो खो दी है। किसके कारण? हरित क्रांति के प्रभाव से, जजमानी प्रथा को समाप्त होने से, शहर के बाहरी हिस्से में रहने वालों से जो समव्यवहार होता है उससे? किसके कारण खो दी है इनमें से? जो या फिर सभी हैं या इन सभी ये सभी कारण रहे हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन उपर्युक्त सभी यानी कि 4 आसन
सही है। हरित क्रांति का जो प्रभाव था उसके कारण भी, जजमानी प्रथा जो समाप्त हो गई उसके कारण भी, और शहर के बाहरी हिस्से में रहने वालों से जो व्यवहार बना है ग्रामीण लोगों का, उसके कारण भी इसने अपनी आत्मनिर्भरता खो दी है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के अध्ययन में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किसने किया था? जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें झुग्गी झोपड़ी के क्षेत्र के अध्ययन में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? W.H. वाइट ने, मेलिनोवस्की ने, लाजार्ड्स-फील्ड ने या मर्टन ने? इनमें से कौन है? सहभागी अवलोकन है ना, किसने किया था? तो इसमें से है W.H. वाइट ने। अगला क्वेश्चन है आपका, आर के मर्टन के अनुसार अंतर वस्तु विश्लेषण में निम्न में से क्या शामिल होता है? जो अंतर वस्तु विश्लेषण है उसमें से क्या शामिल होता है? एक आयामी वर्गीकरण, प्रतीकों की गणना, अभियान विश्लेषण या गुणात्मक विश्लेषण? तो मर्टन ने जो बात कही थी अंतर वस्तु विश्लेषण में, उन्होंने कहा था कि एक आयामी वर्गीकरण होता है, प्रतीकों की गणना भी की जाती है इसमें, अभियान विश्लेषण भी होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? 4ABC कौन सा है? हाँ, 4 सही है आपका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, शोध के लिए विवेचनात्मक दृष्टिकोणों जिसमें सिद्धांत निगमनात्मक रूप से उत्पन्न किए जाते हैं केवल आंकड़ों की जांच से ही जनित हैं, निम्न में से कौन है? तर्कसंगत सिद्धांत है ये, कि प्रति मामला विश्लेषण है ये, निरंतर तुलनात्मक सिद्धांत है ये, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है? कौन सा है इसमें से कौन सा है? तो जो शोध के लिए जो हम रिसर्च करते हैं उसमें जो विवेचनात्मक दृष्टिकोण होता है उससे जो सिद्धांत निगमनात्मक रूप से उत्पन्न किए जाने के बजाय केवल आंकड़ों की जांच की जाती है, वो होते हैं तर्क संगत सिद्धांत। तर्क के आधार पर ये सिद्धांत दिए जाते हैं, तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक परिकल्पना जो सुझाव देती है कि अध्ययन के दौरान परिवर्तियों के बीच कोई संबंध नहीं है। परिवर्ती मतलब चर, जो चर है तथ्यों के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है, जो आप हाइपोथेसिस बनाते हैं उसमें तब कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर भी तो ये क्या होगा? संघर्ष परिकल्पना होगी, सांत्वना परिकल्पना होगी, या शून्य परिकल्पना होगी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है, या इसमें से कोई भी आपका नहीं है इसमें से। तो क्या होगा? तो हमने बताया था, जब आपको नल हाइपोथेसिस मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब अध्ययन के दौरान दो चरों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है तो वहाँ संबंध क्या होते हैं? जीरो होता है। जीरो होता है, तो वहाँ क्या ऑप्शन 3 सही हो गई, यानी कि शून्य परिकल्पना ऑप्शन 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुसंधान अभिकल्प नगरीय मध्य वर्ग जनसंख्या के मताधिकार के व्यवहार के अध्ययन के लिए उपयुक्त होगा? निम्न में से कौन सा अनुसंधान अभिकल्प नगरीय मध्यम वर्ग जनसंख्या के मताधिकार के व्यवहार के अध्ययन के लिए उपयुक्त होगा? कौन सा? अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा आप रिसर्च डिजाइन का इसमें से प्रयोग करेंगे? कौन सा प्रयोग करेंगे? तो इसमें से हम लोग प्रयोग करेंगे किसका? वर्णनात्मक का। क्यों? क्योंकि किसी भी जनसंख्या के जब किसी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो गुणात्मक होता है, और गुणात्मक अध्ययन में ही वर्णनात्मक अध्ययन शामिल होता है। वर्णन करते हैं ना उसके व्यवहार का, तो यहाँ पर आएगा वर्णनात्मक अध्ययन। तो आज की क्लास जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं। अपने MSQ का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका जो क्लास है वो यहीं तक रखते हैं। लेकिन जाने से पहले आप मेरे जो क्लास है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास मंडे को होगी आपकी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।